मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीटी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये जो यूट्यूब चैनल है वो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। फर्स्ट पेपर जो कि प्रशासनिक संस्थाओं से लिया गया है और आज का टॉपिक है लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे वहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, तानाशाही हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों ना हो, नौकरशाही के बिना सरकार की नीतियों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। नौकरशाही सरकारी कर्मचारियों का ऐसा व्यवस्थित संगठन है जिसके द्वारा संप्रभु के आदेशों और इच्छाओं को क्रियान्वित किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका या व्यवस्थापिका संसद जो के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उनका प्रारूप तैयार किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के शोध का हिस्सा होते हैं। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जो समस्याएं दिखती हैं वो होती नहीं हैं और जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाने हैं इन फ्यूचर, उसका जो प्रारूप होता है वो इन नौकरशाही व्यक्तियों अर्थात सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये अपना पद अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर प्राप्त करते हैं और सरकारी सेवा में एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। और चूँकि विभिन्न पदों पर रह करके इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कार्य का अनुभव भी होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नौकरशाही की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आज चूँकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें हम नौकरशाही की भूमिका के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी सरकार के कार्यों में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। अभी भी हम देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो निरक्षर है। राजनीतिक नेतृत्व और विधायिका का जो स्वरूप है वो प्रशासन की बारीकियों एवं जटिलता से अनभिज्ञ रहता है। इन कारणों से भी अगर हम देखें, इस अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, पिछड़ेपन के कारण नौकरशाही चूँकि योग्य होती है, अपने कार्यों का अनुभव होता है और ये स्थायी रूप से सेवा में कार्य करते हैं, इसलिए ये सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली अंग बन गई है। आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश शासन की अनेक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का वैसे कि वैसे ही जैसी व्यवस्था थी उसको ही हमने स्वीकार कर लिया था। उनमें से जो नौकरशाही है वही सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत अंग थी। भारत में नौकरशाही की प्रकृति और कार्य की पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश कालीन जो नौकरशाही का विकृत और विस्तृत रूप हमें देखने को मिला है, भारत में नौकरशाही की आलोचना प्राय इसी आधार पर की जाती है। इसमें लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। उनमें उन सिद्धांतों के प्रति न तो आस्था है, न विश्वास है और न कार्य करने की इच्छा ही है।
विधायिका और राजनीतिक कार्यपालिका व्यवहारिक रूप से नौकरशाही से जकड़ी हुई है, क्योंकि जो नौकरशाह होते हैं योग्य और दक्ष होते हैं, जो राजनीतिक मंत्री होते हैं अपनी वाक्चातुर्यता के आधार पर, अपनी बोलने की कला के आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में भी जो नौकरशाही है वो बहुत अधिक प्रभावी है, हावी है राजनीति के ऊपर भी, अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि उसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि उसमें बहुत सारी जो विकृतियां हैं नौकरशाही में वो हमने ग्रहण कर रखी हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय राजनीतिक जो नेतृत्व है उसमें न तो योग्यता है और न ही राष्ट्र प्रति समर्पण का भाव, सत्ता की प्राप्ति और स्वहित के लिए ही उसका प्रयोग नेतृत्व की विशेषता बन गई है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनहित के रक्षक समझे जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने अपने और अपने समर्थकों के निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु नौकरशाही से उचित अनुचित कार्य करवाने का भी प्रयास करती है, तो नौकरशाही धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति पर हावी होती गई। आज राजनेताओं या नौकरशाही को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु तथा अभिन्न अंग माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि भारत के राजनीतिज्ञ और नौकरशाह खुले तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, परंतु हमारे कानून की जो जटिलताएं हैं और खामियां हैं उनके सहारे वो बच जाते हैं। भारत के जो CNAG, जिन्हें कैग भी कहा जाता है, और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रतिवर्ष कितने ही नौकरशाहों के विरुद्ध पद एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले प्रकाश में लाते हैं, परंतु क्या उन सबको दंडित किया जाता है? नहीं हो पाता है। इन्हें गिने चुने बहुत ही नाम मात्र के लोग ही दंडित हो पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठने लगता है कि नौकरशाही के संगठन और स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन करके उसे भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। नौकरशाही में सुधार के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहिए। प्रगति में बाधक जो पुरानी मान्यताएं हैं और या जो आदतें हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसी नौकरशाही की आवश्यकता है जो स्वयं को जनता का सेवक समझे, मालिक नहीं। अभी कोई भी एक सामान्य व्यक्ति अगर प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष जाता है तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम किस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं? क्या हमारा सपना है? इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य कर सकें और ईमानदार जनसेवक बन सकें और जनता में अपना विश्वास पैदा करें। अब आज का जो एक नागरिक है वो भी अपने अधिकारों के प्रति धीरे धीरे सजग हो रहा है, इसलिए ज़्यादा समय तक उसको दबा के नहीं रखा जा सकता। इसलिए नौकरशाही, मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों की संख्या अधिक है। उस संख्या को न्यूनतम किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बैग उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए जिससे कि संवेदनशील, सच्चे अर्थों में संवेदनशील प्रशासन की स्थापना की जा सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।